Hello everyone. Today we will discuss financial federalism under Constitution. संविधान के अंतर्गत संघीय वित्त व्यवस्था। देखिए, संघीय वित्त व्यवस्था से आशय उस व्यवस्था से होता है जिसके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट या संघीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों के बीच आय व्यय के साधनों का विभाजन किया जाता है। संघीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार तीनों की अपनी अपनी सीमा में आय प्राप्त करने और उसको व्यय करने की पूरी स्वतंत्रता रहती है। भारतवर्ष की केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अपने नागरिकों के कल्याण के लिए सुरक्षा, शांति और अनेक कार्य संपन्न करने होते हैं, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को आय प्राप्त करने के अधिकार दिए गए हैं। कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं जिसकी टोटल इनकम पर उनका अधिकार होता है। उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाने वाले करों की आय में से भी कुछ हिस्सा मिलता है और साथ ही कुछ ऐसे कर होते हैं जिन्हें वसूल तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसकी जो टोटल इनकम होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है। इसके अलावा राज्य को केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में सहायता भी मिलती है। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेवेन्यू सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इनकी प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए, पहली है केंद्र एवं राज्यों में वित्तीय साधनों का विभाजन। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय अधिकारों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। ये विभाजन इस आधार पर किया गया है कि जो कर अंतर्राज्यीय हैं उन्हें लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और जो कर स्थानीय हैं, लोकल हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। संविधान में कुछ केंद्रीय करों से प्राप्त आय को राज्य में विभाजित करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले करों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी के कर ऐसे कर होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा ही लगाए जाते हैं और केंद्र सरकार द्वारा ही वसूले जाते हैं। उन पर अधिकार भी केंद्र सरकार का होता है, जैसे सीमा कर, निगम कर, रेल, डाक, तार, टेलीफोन प्रसारण। दूसरे टाइप के कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और वसूले जाते हैं, लेकिन उनकी आय का कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, जैसे आयकर हो गए, केंद्रीय उत्पादन कर। तीसरी कैटेगरी के ऐसे टैक्स जो केंद्र सरकार द्वारा ही लगाए जाते हैं और केंद्र सरकार द्वारा ही वसूले जाते हैं, लेकिन उनकी सभी आय स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है, जैसे मृत्यु कर, उत्तराधिकार कर, समता कर, माल और यात्रियों पर चुंगी कर। चौथे टाइप के ऐसे कर होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा ही लगाए जाते हैं, लेकिन उन्हें वसूल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है और उनकी समस्त आय भी उसी राज्य की होती है, जैसे स्टाम्प शुल्क जो लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय एवं संघीय कर। संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रथम सूची में जो उल्लेखित मत संख्या 82 से 92 तक के जो कर हैं वो संघीय कर हैं, जिसमें कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर, निगम कर, सीमा शुल्क कर, उत्पादन कर और कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा कर, अधिकार कर, वित्तीय प्रलेखों पर स्टाम्प शुल्क, अंश बाजार और भावी बाजार में किए गए सौदों पर कर, रेल भाड़ा किराया कर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। तो देखिए, इन करों की संपूर्ण आय केंद्र सरकार की नहीं होती है, बल्कि इसमें से कुछ करों से प्राप्त आय को राज्य सरकारों में डिवाइड कर दिया जाता है। अब बात करते हैं राज्य कर की। संविधान की 7वीं अनुसूची को दूसरी सूची में उल्लेखित मत संख्या 45 से 63 के अनुसार राज्य सूची में कुछ करों को शामिल किया जाता है, जैसे लैंड रेवेन्यू मतलब भू राजस्व, समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, कृषि संबंधी आय पर कर, भूमि और भवन पर कर, कृषि भूमि पर संपदा और उत्तराधिकार कर, नशीली और शराब जैसी उपभोग पर उत्पादन कर, स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर कर, सवारी गाड़ी, पशुओं और सेवाओं पर कर, मनोरंजन कर, प्रति व्यक्ति कर, पथ कर, अदालत फीस को छोड़कर प्रांतीय सूची में किसी भी मामले संबंधी फीस। तो ये सब राज्य कर की में शामिल किए जाते हैं। वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान। भारतीय संविधान में जहां केंद्रीय और राज्य सरकारों के आय के स्रोतों का वर्णन किया गया, वहीं राष्ट्रपति को ये भी राइट है कि वह केंद्रीय और राज्य के बीच विभाजित आय के स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए फाइनेंस कमीशन का गठन करें।
इसलिए राष्ट्रपति हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन का गठन करता है, कमेटी बनाता है जो केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय संबंधों और अधिकारों की समीक्षा करता है और अपने सजेशन देता है। अब बात करते हैं सहायता अनुदान की। तो देखिए, वर्तमान में हर राज्य के जन कल्याणकारी कार्यों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसकी पूर्ति राज्य सरकार अपने रिसोर्सेज से पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प लेनी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य को जो भी आर्थिक सहायता देती है उसे अनुदान कहते हैं, ग्रांट कहते हैं। और इस अनुदान से जहां राज्य और केंद्रीय सरकार के वित्तीय संबंध सुदृढ़ होते हैं, वहीं इसका लाभ क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में भी सहायक होता है। पिछले कुछ वर्षों में देखें तो केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य को दिए जाने वाले अनुदानों में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। बात करते हैं ऋण व्यवस्था की। तो देखिए, राज्य सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बाजार या केंद्र सरकार से ऋण ले सकती है। जब राज्य सरकार केंद्र से ऋण लेती है तो केंद्र को राज्य की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का मौका मिल जाता है। सामान्य रूप से राज्य सरकारें सिंचाई, कृषि विकास, पुनर्वास, सामुदायिक विकास आदि उद्देश्यों के लिए ऋण लेती है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फेडरल फाइनेंस, संघीय वित्त व्यवस्था के सिद्धांत। केंद्र और राज्यों के बीच साधनों के आवंटन के फलस्वरूप श्रेष्ठ परिणामों को प्राप्त करने के लिए संघीय वित्त व्यवस्था के कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जैसे स्वतंत्रता का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत, पर्याप्तता एवं लोच का सिद्धांत, प्रशासनिक कुशलता का सिद्धांत, हस्तांतरण का सिद्धांत, राजकोष में वृद्धि का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत। स्वतंत्रता से आशय हर राज्य के पास अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपने स्वतंत्र साधन होने चाहिए और नागरिकों के कल्याण के लिए और अन्य आवश्यक कार्यों पर व्यय करने के लिए सरकार को स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता के अभाव में हर इकाई अपने विकास के कार्यक्रम का निर्माण करने में असमर्थ होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार को आवश्यकता पड़ने पर ऋण लेने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। एकरूपता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि केंद्रीय सरकार सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार करे, मतलब कर लगाने या सहायता देने में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव ना करे। सैद्धांतिक रूप से एकरूपता का सिद्धांत काफ़ी न्यायपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन व्यवहार में इसको अप्लाई करना उतना ही बहुत कठिन है, क्योंकि हर राज्य की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है सबकी अलग अलग होती है और प्रति व्यक्ति आय समान नहीं होती, इसलिए उन्हें समान स्थान भी नहीं मिल पाता है। संघीय वित्त व्यवस्था का पर्याप्तता एवं लोच का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अनुसार जो साधन राज्यों को अलॉट किए गए हैं या किए जाएं वो इतने पर्याप्त होने चाहिए कि राज्य उस अपने कार्यों को प्रॉपर वे में चला सके। ये पर्याप्तता केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से ही पर्याप्त ना हो, बल्कि भविष्य की आवश्यकता के अनुसार उनको घटाया बढ़ाया जा सके, मतलब उनमें फ्लेक्सिबिलिटी का होना आवश्यक है। डॉक्टर RN भार्गव के अनुसार साधनों के वितरण की योजना में लोचपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी योजना चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो भावी समय के लिए अंतिम नहीं हो सकती। परिवर्तनशील दशाओं में कोई भी व्यवस्था समय के साथ साथ अप्रचलित हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रशासनिक कुशलता का सिद्धांत। प्रशासनिक कुशलता से आशय वित्तीय प्रशासन ऐसा होना चाहिए जिसमें करदाताओं के हित सुरक्षित रहें, कर चोरी की संभावना ना हो, करों का दोहराव ना हो, व्यापार और उद्योग पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच साधनों का वितरण उचित आधार पर होना चाहिए। सेलिगमैन के शब्दों में कोई भी योजना चाहे कितनी भी ठीक प्रकार से क्यों ना बनाई गई हो या कितनी ही न्याय के अनुरूप क्यों ना हो, ये पद्धति प्रशासनिक दृष्टि से ठीक प्रकार से कार्य ना करे तो हमेशा वो असफल ही होगी। हस्तांतरण का सिद्धांत का मतलब यह है कि जो धनी और संपन्न राज्य हैं, केंद्र सरकार उन राज्यों से आय प्राप्त करके उसका हस्तांतरण अन्य राज्य को करे, मतलब जो गरीब राज्य हैं जिस राज्य में प्रति व्यक्ति आय इन राज्यों से कम है वहाँ करें, क्योंकि केंद्रीय सरकार का ऐसा मानना है कि देश के नागरिकों के जीवन स्तर में अधिक भिन्नता नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर BR मिश्रा के शब्दों में संघ और राज्य सरकारों में साधनों का आदर्श विभाजन विभिन्न राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों के राष्ट्रीय न्यूनतम सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। संघीय राज्य में ऐसा विभाजन धनी क्षेत्रों से निर्धन क्षेत्रों को वित्त का ट्रांसफर करके हो सकता है। राजकोष में वृद्धि का सिद्धांत का मतलब यह है कि केंद्र और राज्य सरकार के बढ़ते हुए व्ययों की पूर्ति के लिए आय के नए साधनों को विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में न केवल केंद्रीय सरकार बल्कि राज्य सरकार को भी कल्याणकारी राज्यों सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है,
जिसकी पूर्ति के लिए आय के नए जो सोर्सेस हैं उनको खोजना बहुत ज़रूरी है। आज के परिवर्तनशील युग में संघीय वित्त व्यवस्था में आय और व्यय की मदों के विभाजन को हमेशा के लिए स्थायी नहीं माना जा सकता। इस दृष्टि से ये जरूरी है कि समय समय पर विभिन्न राज्य सरकारों की आवश्यकता और आय के स्रोतों का अध्ययन किया जाए और समय के अकॉर्डिंग उनमें कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करके उनके विकास के अनुरूप बनाया जाए। पाल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग संघ और राज्यों में समन्वय का सिद्धांत केवल कर लगाने तक के सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि संघ और राज्यों के बजट, पूंजीगत व्यय और साख संबंधी क्रियाओं में भी समन्वय होना चाहिए। समन्वय प्रबंध क्रियाओं के साथ भी होना चाहिए। तो देखिए सिद्धांत ये जो है संघ और राज्यों के वित्तीय संबंधों को स्वतंत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जरूरत इस बात की कि समय समय पर इन बिंदुओं पर फिर से विचार किया जाए ताकि समय के अनुकूल उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो हम इम्प्रूवमेंट कर सकें और ये सिद्धांत अधिक कारगर और उपयोगी सिद्ध हो पाएंगे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एडजस्टमेंट एंड फाइनेंस कमीशन, भारत में वित्तीय समायोजन एवं वित्त आयोग। तो देखिए भारतीय शासन व्यवस्था संघीय है, जिसमें केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार और स्थानीय सत्ता भी होती हैं, जो सभी आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती हैं, लेकिन कुछ मामलों में केंद्र सरकार पर डिपेंड रहना होता है। वित्त का किसी एक निश्चित आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजन, जो कि एक लीगल रूप में हो, उसी को हम फाइनेंशियल एडजस्टमेंट वित्तीय समायोजन कहते हैं। वित्त समायोजन आधार है जिससे राज्य सरकारों को केंद्र से आय में अपना हिस्सा मिलता है और जिससे सरकार अपने प्रदेश के विकास और सामाजिक कल्याण के कार्यों को संचालित करने में व्यय करती है। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकारों और राज्य सरकारों के बीच अच्छे वित्तीय संबंध बने रहें, इसके लिए देश का समग्र विकास हो सके, इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष की समाप्ति पर एक कमेटी बनाई जाती है, एक कमीशन बनाया जाता है जो केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय साधनों के बंटवारे आदि की सिफारिश करता है। इसी आयोग को हम फाइनेंस कमीशन वित्तीय आयोग कहते हैं। देश के राष्ट्रपति हर 5 साल की समाप्ति पर या उससे पहले, मतलब जब भी जरूरत हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के वित्तीय संबंधों को सुदृढ़ करने और वित्तीय साधनों के विभाजन की अनुशंसा जिस गठित आयोग द्वारा की जाती है उसी को वित्त आयोग कहते हैं। संविधान के आरंभ होने के जो स्टार्टिंग के 4 वर्ष थे और हर 5 वर्ष पूरे होने पर या उससे पहले जैसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक वित्त आयोग का गठन करना होता है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं और उनके लिए निम्नलिखित योग्यता आवश्यक है, जैसे सरकार के वित्त एवं लेखा संबंधी मामलों के विशेषज्ञ होने चाहिए, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होने चाहिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या समकक्ष योग्यता वाला व्यक्ति होना चाहिए और साथ ही वित्तीय मामलों और प्रशासन का विस्तृत अनुभव वाला व्यक्ति होना चाहिए। हम बात करते हैं रूल्स ऑफ फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, वित्तीय समायोजन के प्रमुख नियम। तो देखिए शासन की आय का मुख्य स्रोत कर है और केंद्र सरकार आयकर स्वयं ही लगाती है और स्वयं ही वसूल करती है, किंतु उसे प्राप्त आय राज्यों में वितरित कर देती है। इसी विधि को हम अभी हस्तांकन विधि कहते हैं। प्रोफेसर अदारकर ने आयकर के राज्यों में बंटवारे के निम्न आधार बताए हैं। केंद्र सरकार आयकर का एक निश्चित % अपने पास रखे, बाकी राशि को राज्य सरकारों के बीच अनुपातिक रूप में बांट दे। भारत में आयकर एवं उत्पादन शुल्क को इसी आधार पर राज्यों में बांटा जाता है। केंद्र सरकार आयकर की एक निश्चित राशि अपने व्यय को पूरा करने के लिए रखकर शेष को राज्य सरकारों में वितरित करती है ताकि राज्य अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। केंद्र सरकार करों को इकट्ठा करके और संपूर्ण राशि प्राप्त करके राज्य सरकारों में विभाजित कर दे। राज्यों में कर के विभाजन का आधार हो सकता है कि राज्य की संख्या, राज्य से संग्रह की गई राशि और राज्यों की करदान क्षमता और राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर भिन्न भिन्न हो। भारत के राज्यों में करों के विभाजन का आधार राज्य की जनसंख्या और राज्य के कलेक्शन से की गई राशि से लगाया जाता है। समायोजन के दूसरे नियम में कर के ऊपर कर लगाया जाता है। इस विधि को अतिरिक्त कर कहते हैं और इस विधि में केंद्रीय सरकार जो कर लगाती है उससे प्राप्त आय को अपने पास रखती है, लेकिन राज्य सरकार उस पर अतिरिक्त कर लगा देती है। यदि कोई कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है तो उस पर केंद्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त नया कर लगाया जाता है।
अतिरिक्त कर की ये विधि उचित नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार समान दर से कर नहीं लगाती, जिसके कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर अतिरिक्त कर के कर में एक रूपता नहीं रहती है। अतिरिक्त करारोपण की विधि पहले ठीक मानी जाती थी, क्योंकि इसमें विभिन्न राज्यों की सरकारें अतिरिक्त करारोपण से पर्याप्त आय प्राप्त कर सकती थीं। दूसरी राज्य सरकारें ही इस प्रकार के अतिरिक्त कर भार को करदाताओं की भुगतान क्षमता के आधार पर अपने अपने राज्यों में न्यायपूर्ण तरीके से वितरित कर सकती थी। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों की संरक्षक होती है, इसलिए समय समय पर केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों से अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए उनको आर्थिक सहायता देती रहती है, और ये आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में होती है। जिस प्रकार केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी केंद्रीय सरकार को अनुदान दे सकती हैं। भारतवर्ष में ये विधि 1919 से लागू की गई थी, लेकिन इसे थोड़े समय के बाद ही बंद कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं वित्तीय समायोजन के सिद्धांत। तो देखिए, ये प्राकृतिक साधन, जलवायु व सिंचाई, जनसंख्या का आकार, आर्थिक विकास की स्थिति, ये इसके सिद्धांत में शामिल किए जाते हैं। जिस राज्य में प्राकृतिक संसाधन काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, उन साधनों को प्रदेश के विकास में उचित विदोहन के साथ अधिक मात्रा में वित्तीय साधनों का होना आवश्यक है। इसलिए ऐसे राज्यों को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, और अधिक सहायता प्राप्त होने पर वहाँ उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो सकता है। जिस राज्य में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ से पीड़ितों के पुनर्वास के लिए धन की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार जिस राज्य में वर्षा नहीं होती, वहाँ सूखा जाता है, वहाँ किसानों को राहत देने के लिए लगान वसूल नहीं किया जाता, और वैकल्पिक सिंचाई के साधनों पर अत्यधिक धन व्यय करना पड़ता है। इसलिए ऐसे राज्यों को भी आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। जिस राज्य में जनसंख्या अधिक होगी, वहाँ पर जनसंख्या को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार को अधिक धन खर्च करना पड़ता है। इसलिए ऐसे राज्यों को आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। और जो राज्य पिछड़े हैं और जिन राज्यों की भूमि बंजर है, उन्हें भूमि को कृषि योग्य बनाने और पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए भी धन की जरूरत पड़ेगी, यह पड़ती है। इसलिए ऐसे राज्यों को विकसित राज्यों की तुलना में अधिक मात्रा में सहायता प्राप्त देनी चाहिए। जिन राज्यों में नागरिकों की करदान क्षमता गरीब होने के कारण कम है और कम आय होने के कारण भी कम है, तो ऐसे राज्यों को अधिक धनराशि या सहायता प्राप्त होनी चाहिए। अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। देखिए, डेफिनेशन तो हम डिस्कस कर चुके थे कि देश के राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष की समाप्ति या उससे पहले केंद्रीय व राज्यों के तथा वित्तीय साधनों के विभाजन की अनुशंसा जिस गठित आयोग द्वारा की जाती है, उसे ही फाइनेंस कमीशन कहते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो देखिए, इसके सजेस्टिव फंक्शन और फंक्शन रिलेटेड टू रिकमेंड, मतलब सुझावात्मक कार्य, और दूसरे इसके कार्य होते हैं सिफारिश संबंधी कार्य। सुझावात्मक कार्य में हम वितरण का आधार, अनुदान संबंधी सिद्धांत, वित्तीय समझौते और अन्य विषयों को शामिल करते हैं। केंद्र और राज्यों में पारस्परिक विभाजित होने वाली राशि के लिए आय के वितरण का आधार निर्धारित करना इसका कार्य होता है। भारत की संचित निधि में से राज्यों को प्राप्त होने वाले अनुदान के संबंध में सिद्धांतों का निर्माण करना, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले वित्तीय समझौते के संबंध में आवश्यक सिफारिशें देना, देश के सुदृढ़ वित्तीय हित में राष्ट्रपति द्वारा अन्य किसी विषय पर विचार विमर्श कर सुझाव देना। तो ये सब सुझावात्मक कार्य हैं। सिफारिश संबंधी कार्य डिस्कस करते हैं। देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच प्राप्त शुद्ध आय के विभाजन संबंधी प्रतिशत का सुझाव देना, ऐसे करों से प्राप्त आय का प्रतिशतता में विभिन्न राज्यों के भागों का निर्धारण, भारत सरकार के संचित कोष में से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान को प्रशासित करने वाले नियमों का निर्धारण, भाग बी के राज्य के साथ आंतरिक सीमा और उत्पादन शुल्क लगाने संबंधी समझौते की शर्तों का संशोधन और उन्हें चालू रखने संबंधी सुझाव देना, किसी राज्य के लिए विशेष अनुदान की अनुशंसा करना। तो ये फाइनेंस कमीशन के कार्य हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति ने 13 नवंबर 2007 को डॉक्टर विजय एल केलकर की अध्यक्षता में 13वें वित्त आयोग का गठन किया था। उसके बाद इसके पूर्णकालिक सदस्य रहे थे उस समय डॉक्टर अतुल शर्मा, डॉक्टर अबू सालेह शरीफ, प्रोफेसर इंदिरा राजा रमन, आयोग के सचिव जो सुमी बोस हैं ये, तथा अंशकालिक सदस्य बी के चतुर्वेदी हैं, और डॉक्टर अबू सालेह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उनके स्थान पर डॉक्टर
संजीव मिश्रा वित्त मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव को मनोनीत किया गया है। 13वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक लागू रहेंगी और जो वर्तमान में वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो श्री NK सिंह हैं। आयोग को निम्नलिखित विषयों पर सुझाव देने के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जैसे केंद्र सरकार द्वारा जो भी वित्त आयोग चल रहा है उसकी सिफारिशों के आधार पर शुरू की गई राज्य ऋण समीकरण और राहत सुविधा को ध्यान में रखते हुए संघ और राज्यों की वित्तीय स्थिति का अवलोकन किया जाता है। सभी राज्यों और संघ में GDP अनुपात के सुधार के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की क्षमता पर विचार किया जाता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।